कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जो लेक्चर सीरीज़ है, आज उसका ये चौथा लेक्चर है। इसमें भी हमने जो है वो आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 को एक्सप्लेन करना है। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम के लिए लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए, और उनको इंटरव्यू के अंदर किस तरह से ये सेक्शन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आज वाले सेक्शन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें देखें, जो सेक्शन स्टार्ट वाला ही 21 है, उसके अंदर आपको मोटिव का एक लफ्ज़, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जो कत्ल के मुकदमात होते हैं उनके अंदर देखें कहा जाता है कि मोटिव साबित करें। तो मोटिव जो है वो साबित करना प्रोसिक्यूशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मोटिव कहाँ पे दर्ज था, इसकी क्या वजाहत होती है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत है। इसलिए इस तरह से आगे जो क्रॉस क्वेश्चन के जो है उसके हवाले से भी मैं बताऊंगा कि जो आगे सेक्शन 22 या 23 हैं वो किस तरह से आपके लिए काम आते हैं। और इसी तरह से जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको लिए बता दूं कि जो आज के कुछ आर्टिकल हैं उनके साथ मैं कुछ रेलेवेंट आर्टिकल भी बताऊंगा जो आपने जहन में रखने हैं। ख़ास तौर पर वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि उससे वो फ़ौरन आपसे रेलेवेंट दूसरा आर्टिकल या सेक्शन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको जहन में रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इसको मैं जो है वो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के ऊपर जो है आपको जब भी बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी हर वीडियो का मिलता रहे। तो दूसरा ये कि जो भी लोग कमेंट करते हैं, आपकी तरफ से जो कमेंट होता है, जो लाइक करना होता है यूट्यूब पर वीडियो को, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपका यही जो है बेसिकली सबसे बड़ा इनाम होता है। तो आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बेसिकली यही चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। वो देखें कि ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो मोटिव यानी किसी भी जुर्म के निस्बत उसके मकसद यानी नीयत को या उसके हवाले से जो तैयारी होती है उसको किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, इन दोनों की बिल वजाहत करते हैं, मज़ीद एलेबोरेशन करते हैं, आप यूँ समझ लें। तो बाकी तीसरी चीज़ ये है कि जो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है, मैंने पहले भी कहा था कि वो सेक्शन भी है, उसमें आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में रेलेवेंट पूछ लिए जाते हैं। तो ये पीपीसी से रिलेटेड जो हैं कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, तो वो जो साजिश होती है वो उसमें कानून शहादत के तहत उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें किस तरह से उसको चेक किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये किस तरह से इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आर्टिकल 21 है। इसको जो देखें, इसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो हक़ाइक़ जो कि ज़ाहिर करें या वो बनाएं किस चीज़ को, किसी भी नीयत को, किसी भी तैयारी को, यानी कि अगर कोई फैक्ट इन इशू है या फैक्ट इन रेलिवेंट है, इनकी तैयारी या इनके लिए कोई नीयत, उनको ज़ाहिर करें, वो फैक्ट कहलाते हैं। फैक्ट जो है वो रेलिवेंट मोटिव के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि फिर से कि मोटिव अगर आपने साबित करना है, अगर आप कहते हैं कि इस बंदे की नीयत थी ये जुर्म करने की, इसका ये पीछे इसने ये तैयारी की थी इस जुर्म की, तो उसके लिए उसको फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तैयारी किस तरह से साबित करनी है, अभी मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा और ये क्लियर हो जाएगा मैटर। और उसके मकसद को साबित करना कि जी ये तो पहले ही इरादा था इसका। तो ये अब इसमें मैं एक जो एग्ज़ाम वाले लोग हैं उनको बता दूं कि कॉमन इंटेंशन पीपीसी की कॉमन ऑब्जेक्ट आपने इसमें ये देखें, आपसे फ़ौरन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा कि कॉमन इंटेंशन है तो उसके लिए फिर आर्टिकल क्यूएसओ का कौन सा डील करता है, तो भाई उसके लिए 21 होता है। तो अब उससे आगे कि अब इसको हमने साबित किस तरह से करना है। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि जी ए ने बी को जहर दे के कत्ल किया, अब इसके लिए नीयत कहाँ थी उसकी कत्ल करने की। आपको कैसे आप कहेंगे कि ये वाकई ये नीयत ही उसकी थी कि उसको, देखें जब उसने कत्ल किया तो कत्ल करने से पहले उसने जहर ख़रीदा,
तो उसका ज़हर ख़रीदना क्या था, उस जुर्म की तैयारी करना था जो उसने आगे देकर उसको कत्ल करके पूरा किया। तो ये जुर्म की तैयारी थी और उसकी पीछे नीयत भी ख़रीदने की क्या थी, क्योंकि वो कत्ल करना चाहता था। ये आपने साबित अगर कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने मोटिव को साबित कर दिया, आपने उसकी नीयत को साबित कर दिया। अच्छा, अभी इसी सेक्शन के अगले पार्ट की तरफ आता हूँ। तो उसमें आगे लिखा हुआ है कंडक्ट। कंडक्ट किसी भी पार्टी का जो है जुर्म की निस्बत कोई कार्रवाई चल रही हो। अब आपने बड़े गौर से इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है कि अगर किसी भी जुर्म की निस्बत अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर किसी भी पार्टी का या पार्टी के एजेंट का उस मुकदमे में या उस कार्रवाई के हवाले से जो हकायक हैं, जो फैक्ट इन इशू हैं या रेलेवेंट फैक्ट हैं, उनकी निस्बत उसका कोई ख़ास रवैया। अब ये रवैये की बात कर रहे हैं कि अगर तो वो रवैया ऐसा है जो ये ज़ाहिर करेगा कि भाई जो जुर्म जिसकी अदालत बात कर रही है, इसके हवाले से ये एक रवैया था जो ज़ाहिर करता था कि ये जुर्म हुआ है। अच्छा, अब ये मिसाल से मैं समझा देता हूँ कि ये देखें कि अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ए ने बी को वसीयत करके सारी जायदाद दी। अब अगर एक बंदा कहता है कि मुझे तो वसीयत से सारी प्रॉपर्टी मिल गई है, लेकिन उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इसने फ्रॉड करके जो है वो वसीयत तैयार की है। अब उस बंदे को किस तरह से साबित करना है, उसने ये साबित करना है कि देखें ये बंदा जब ज़िंदा था तो ये फ़लाँ बंदे के पास गया, इसने फ़लाँ फ़लाँ लोगों से वसीयत के मुतालिक पूछा था, या ये वकील के पास गया था, उसने इस वकील से जाके वसीयत करने के मुतालिक पूछा था कि क्या मैं जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इस वसीयत कर सकता हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको वसीयत करना चाहता हूँ। तो ये अगर वो साबित कर देगा तो ये बेसिकली ज़ाहिर करेगा कि रवैया, कि उन पार्टीज़ का रवैया क्या था। ये रवैये से साबित होता है कि वो बंदा ये काम करना चाहता था। तो इस तरह से आप किसी भी मुकदमे में अगर कोई जुर्म चल रहा हो तो उसके अंदर रवैये के साथ भी आप साबित कर सकते हैं, और ये रवैया बेसिकली फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से आगे जुड़ा हुआ होगा। तो ये चीज़ एक। अब इसमें एक चीज़ और उन्होंने कही कि इस रवैये से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो रवैया बोल कर ज़ाहिर किया, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ज़िम्मन में कोई कदम भी उठाया गया हो। जैसे कि देखें, अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट आती है इसी में कि जब वो बंदा कहता था कि जिसने मुझे वसीयत की है, तो सिर्फ बोल देना या उसका ये किसी और का के बोल नहीं देना, बल्कि वही कहेगा जी बिल्कुल ये बंदा देखे ना चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, ये अमलन कदम उठा रहा है अपने उस काम के लिए। तो उस लिए जो आपका रवैया है, उस का रवैया सिर्फ बोलने या ज़ुबानी बातचीत की हद तक नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि जो लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये डेप्थ वाली बात है कि अगर वो पार्टी से अगर सिर्फ ये निकलवा लें मुंह से कि जनाब वो तो सिर्फ घूम फिर रहा था, बंदे जो है बंदे ने सिर्फ ज़ुबानी कलमी बात ही की थी, अमलन उसका कोई अमल साबित नहीं होता, तो वो आप वहीं पर जो है उसको ब्रेकअप कर लेंगे। तो एक चीज़ ये। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये रवैया आगे एक बात लिखी थी कि या तो वो असरअंदाज हुआ हो उसका रवैया उस काम के ऊपर, उस हकायक के ऊपर, या फिर उससे आगे कोई जो है चीज़ मुतासर हुई हो। मसलन ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ए ने बी को लूट लिया है, तो अब सी जो था वो ये कहता है कि मैंने जनाब ए की मौजूदगी में जब ये कहा कि भाई जो जिसने भी बी को लूटा है तो अब पुलिस उसको पकड़ने आ रही है, तो ए ने जनाब सुनकर दुड़की लगा दी, यानी वो भाग गया। अब हुआ क्या कि अब उस बंदे का ये जो बयान था अदालत के अंदर, वो उसकी मकसद या उसकी तैयारी या उसके जो है वो जुर्म करने को साबित कर रहा है। अब ये भी एक रवैया है जो अदालत के अंदर प्रूफ बन जाता है, शहादत समझ ली जाती है। यानी कि कोई बंदा जुर्म करता है और वो कहता है, कोई दूसरा उसका बंदा आके शहादत देता है और शहादत में ये कहता है कि जनाब मैंने हाँ जी जब ये बात की थी तो इस बंदे ने इस तरह से उस पर अमल किया था, तो इसका मतलब ये था कि ये बंदा वाकई ही मशकूक था। तो अब उस बंदे का ये बयान जो होगा वो शहादत समझा जाएगा आर्टिकल 21 के तहत।
तो इस तरह से इसमें आर्टिकल 21 में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ 3 चीज़ें मैंने बयान की कि ऐसे हक़ाइक़ जो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के मकसद, नीयत या तैयारी को ज़ाहिर कर दें, साबित कर दें, या फिर किसी भी पार्टी के रवैये को साबित कर दें कि वो इस जो है वाक़या जो है या जुर्म जो है इसकी निस्बत इन लोगों ने ये रवैये उस वक्त ज़ाहिर किए थे। ठीक है, फिर ये कि वो रवैया सिर्फ बोल कर ज़ाहिर ना हुआ हो बल्कि वो रवैया अमलन ज़ाहिर किया गया हो। तो सिर्फ ये 3 बातें हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर की गई हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 में जो है वो 3-4 बातें हैं। इसमें देखें, ये वो फैक्ट्स हैं जो ज़रूरी होंगे किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को जो है उनकी वजाहत करने के लिए या उनका तारुफ कराने के लिए, यानी कि उनके बगैर ये बेसिकली वजाहत जो है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो है उनको साबित ही ना किया जा सके। तो मसलन ये कि अगर कोई ऐसा फैक्ट जो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की हमायत कर दे या उसका इनकार कर दे, या फिर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट में किसी भी शख्स की पहचान को साबित कर दे, या फिर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के वक्त और जगह का तयन कर दे, या फिर फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट के फ्रीकैन जो होंगे उनके दरमियान ताल्लुक़ को साबित करे। यानी कि अब भी अगर आप देखें, मैं भी इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा, तो अभी आपको मामला जो फिर से मैं एक बात कर देता हूँ, बार बार फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट का इसलिए ज़िक्र आ रहा है क्योंकि जो लोग पीछे लेक्चर सीरीज़ देख चुके हैं वो समझ गए हैं कि QSO जो है उसके अंदर हमेशा ही फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं उनके अंदर चेन होती है, चूँकि रेलेवेंट फैक्ट के अंदर, तो इसलिए उनकी आगे जो आपने पीछे पढ़ा है कि वजह बनने वाले फैक्ट भी होने चाहिए, तो अब ये वजह बनने वाले आगे ये वजाहत करने वाले भी होने चाहिए। तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाती है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कहते हैं कि जी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर केस साबित हुआ। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली ये 22 आर्टिकल के तहत आप उसके बताते हैं कि ये चेन जो है मंतकी चेन, आप कहते हैं ना लॉजिक आ गई जी, इसमें लॉजिक नहीं है, जो लोग क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के वक्त कहते हैं देखें जी इससे तो लॉजिक साबित नहीं हुई है लॉजिकली, यानी कि कोई ऐसा रवैया होना चाहिए जिसके नतीजे में समझ आए एक प्रूडेंट माइंड को कि वाकई इस बात या इस अमल के नतीजे में ये वक़ुआ होना साबित होता है या ऐसा हुआ होगा। तो ये बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है जिसको ये आर्टिकल 22 क्लियरली मज़ीद इन डेप्थ जाके डील करता है। तो मैं एक मुख्तसर से तारुफ में इसको फिर कहता हूँ कि ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जो फैक्ट यानी कि जो डायरेक्टली फैक्ट होते हैं, जो फसाद की असल जड़ जिसको मैंने कहा हुआ है उनको, या जो मुतलका हक़ाइक़ होते हैं उनकी हमायत या इनकार करें, या उनमें जो शख्स होते हैं उनकी पहचान को साबित करें, उस या वक्त या उनके जगह का तयन करें, या फ्रीकैन के दरमियान ताल्लुक़ को साबित करें। अच्छा जी, अब इसमें मिसाल के तौर पे जो मैंने पहली बात की कि वो वजाहत करते हैं या तारुफ बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि ए ने बी को जायदाद वसीयत की। अब इसमें ये है कि वो कहता है कि हमने ये कहा है कि ये फैक्ट है, तो अब ज़रूरी है कि वो इसकी वजाहत भी करता हो। तो वजाहत इस तरह से हो सकती है कि ए ने जब बी को वसीयत की तो क्या उसके पास कोई जायदाद थी, तो उसकी जो जायदाद है और वो जायदाद का मालिक था, अकेला मालिक था, यही चीज़ होती है। देखें जब आप, मैं आपको फिर प्रैक्टिस के हवाले से बात करूँगा कि जब भी आप केस करते हैं ख़ास तौर पर जो विरासत का होता है, तो उसमें कहते हैं ना कि जी प्रॉपर्साइटिस की देखें कि जी सबसे पहले वो ओनर था, अगर वो ओनर था तो इसका मतलब है कि उसके पास ये राइट था कि वो आगे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है या उसकी प्रॉपर्टी आगे हायर्स के अंदर यानी उसके वारिसान के अंदर जो है वो तकसीम हो सकती है या मुंतकिल हो सकती है। इसी तरह से सेल के मैटर जब आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेल के इश्यूज़ आते हैं, तो वहाँ भी कहा जाता है कि देखें जी क्या ये बंदा पहले मालिक था। तो वो बेसिकली यही चीज़ होती है जो आर्टिकल 22 होता है, कहता है कि देखें कि ये फैक्ट ज़रूरी है कि अगर इसके पास ये चीज़ होगी तो ये आगे जाके वो इसको वसीयत कर सकेगा ना।
तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली तारुफ भी बना और इसी ने ये वजाहत की कि वाकई उसके पास ये प्रॉपर्टी थी और उसने वो प्रॉपर्टी आके जो है वो ट्रांसफ़र की होगी, उसने वसीयत की होगी इस बारे में। अच्छा जी, पहली चीज़। दूसरी बात आ जाती है कि ये वो हक़ाइक़ होंगे जो किसी भी हक़ाइक़, जो असल हक़ाइक़ हैं या जो मुतलका हक़ाइक़ हैं, उनकी हमायत करेंगे या फिर इनकार करेंगे। मसलन ये कि आप ये कहते हैं कि जनाब हमने जो है अब हमायत किस तरह से करते हैं कि अगर इसी मिसाल को लें कि उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब ये है कि जी उसके उस बंदे ने हो सकता है कि फिर ये जो है वो की हो वसीयत, और अगर आगे फ़र्दर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर आगे होगा कि जनाब इससे इनकार हुआ, और अगर ज़्यादा डिटेल लाएंगे तो पता चलेगा कि इस बंदे ने हो सकता है कि ये वसीयत ना की हो। तो ये आगे आ जाएगा कि उसके फुटप्रिंट्स या उसके सॉरी जो प्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, वो साबित कर देंगे कि जनाब ये इस पे नहीं है, या वो बंदा ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं था। तो ये वो हक़ाइक़ होंगे जो असल हक़ाइक़ या मुतलका हक़ाइक़ को वजाहत करेंगे या उनका इनकार कर देंगे कि ये चीज़ है ही नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये वसीयत नहीं हुई होगी। तो अब आगे आ जाते हैं इसका, जो मैंने कहा था कि किसी शख्स की पहचान को साबित करने के लिए। देखें अक्सर क्या होता है कि ऑफेंस होता है और लोग वकूआ से भाग जाते हैं, यानी कि मर्डर के अंदर होता है ख़ास तौर पर कि लोग कत्ल करके जी भाग गए। अब किसी जिस आई विटनेस ने देखा हुआ है तो वो कहता है जी हाँ, अगर मेरे सामने ये बंदा है तो मैं पहचान लूँगा। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है जो कि मजिस्ट्रेट करवाता है अपनी निगरानी के अंदर। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब करवाते हैं जब अपने आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उस परेड के दौरान जो है अब वो बंदा जब पहचान लेता है किसी शख्स को, तो वो उसकी पहचान का साबित होना बेसिकली आर्टिकल 22 के तहत एक सर्कमस्टांस जो होता है उसको साबित कर देता है कि जनाब ये वाक़ई ही ऐसे हुआ होगा। तो ये जो था वो ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप पहचान ही नहीं करवाते तो फिर उस शख्स के आप किसके ख़िलाफ़ केस करेंगे, आप किसको सज़ा देंगे। तो ये देखें यही बात लिखी हुई है कि इस आर्टिकल 22 के अंदर कि ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जो किसी शख्स की पहचान को साबित करते हैं और ये पहचान उस जुर्म से निस्बत रखती होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो जो जो लोग होते हैं, जिनका आई विटनेस जो होते हैं, उनका काम होता है कि वो ना सिर्फ पहचानें बल्कि वो ये भी बताएं कि इस बंदे ने उस जुर्म के दौरान कौन सा रोल या किरदार अदा किया था। अगर वो ये नहीं बताएंगे तो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इस पर रूलिंग्स भी हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अब ये वक्त और जगह का तयन साबित करते हैं। ये देखें, ये चीज़ मैं इसलिए आपको हवाला दूंगा यहाँ पर 376 का केस का, कि वो ये अब इन्वॉल्व करता है कि एक बंदा कहता है जी कि इसने जो है वो ये 376 का इसने जो है वो जुर्म किया है। तो वो कहते हैं कि जी इसका MLC कराएं, फ़ौरन मेडिको लीगल करवाएं, ताकि पता चलेगा, वहाँ से स्वैब्स आएंगे इसके सेमेंस के, और पता चलेगा कि ये वाकई ही बंदा जो था वो इसी ने जुर्म किया है या किसी और ने जुर्म किया है। तो ये क्या करता है बेसिकली, वो ये भी साथ, चूँकि MLC में टाइम फ्रेम भी आता है कि जनाब अगर ये ज़्यादती हुई है तो इसका ये वक्त है, तकरीबन इतने वक्त पर ये हुआ होगा, और आगे से जगह का तयन भी इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि साइट प्लान बनते हैं। साइट प्लान से जो है वो पता चलता है कि इस जगह पर ये चीज़ें हुई हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रैक्टिकल भी है और यही चीज़ें रियलिटी में ऐसा ही होता है। देखें कि ये वो बेसिकली क्या करते हैं कि आर्टिकल 22 के तहत वो एक कड़ी साबित कर रहे होते हैं, जो असल में फैक्ट इन इशू होते हैं उनकी वजाहत करते हैं। क्योंकि देखें ना, जब आपने ये कहा कि जी बंदा 376 का ज़िम्मेदार है, तो वो फिर उसका मेडिको लीगल आके बताता है कि वाकई ये बंदा जो था इतने वक्त पर इसके साथ ये ज़्यादती हुई, तो ये बंदा वहाँ पर मौजूद था, तो और इसी के ही आगे से सीमेंस भी मिले हैं, तो यही बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तो वो एक चीज़। और दूसरी बात ये कि जब साइट प्लान आता है, ये ख़ास तौर पर 9B और 9C के केसेस के अंदर भी आते हैं। वैसे तो मर्डर के ऑफेंसेस में भी साइट प्लान बनता है कि भाई जगह का नक्शा बनाएं जहाँ पर ये जुर्म हुआ, और वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वो साबित करती हैं कि ये वाक़या था और ये वाकई FIR के अंदर भी ऐसे ही दर्ज है। तो उस तरह से इन चीज़ों को मिलाया जाता है। तो ये मिलाना बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली वजाहत करना होता है कि जनाब यही चीज़ें हैं, यही जगह है और यही जुर्म हुआ है। तो अब उसके अलावा आ जाते हैं कि ये फ़रीक़ैन के दरमियान ताल्लुक़ को साबित करता है।
अच्छा, इसकी मिसाल इस तरह से हैं कि ये फैक्ट किस तरह से फ़्री कैन के दरमियान ताल्लुक़ को साबित करते हैं। ये इस तरह से साबित करते हैं कि अगर एक बंदा कहता है कि जनाब एक बंदे ने मुझ पर तोहमत लगाई है ख़त लिख कर, जैसे ये पहले भी एक एग्ज़ाम्पल गुज़र चुकी है। तो अब उसमें क्या कहते हैं कि जनाब ये जो इसके ख़तूत हैं, ये बेसिकली बताते हैं कि ये लोग आपस में तो एक दूसरे को जानते हैं ना, इसीलिए ये ख़त-ओ-किताबत हो रही है। तो ये चीज़ उनका रिलेशन साबित कर देती है कि ये बंदे आपस में एक दूसरे की पहचान रखते हैं। तो ये फैक्ट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये तारुफ़ भी करते हैं और ये वजाहत भी करते हैं। तो ये हैं आर्टिकल 22 के फैक्ट्स, जो बेसिकली किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को ना सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं बल्कि इंट्रोड्यूस भी करते हैं और साथ प्रूफ भी देते हैं। मैं ये एक बात आपके सामने ऐड कर रहा हूँ कि ये प्रूफ भी मुहैया करते हैं और इन्हीं एविडेंसेस को माना भी जाता है। इसी पर एक्विटल भी होते हैं, इसी पर पनिशमेंट भी मिलती है, सेंटेंसेस भी इसी पर पास होती हैं। तो अब जो है आज का लास्ट आर्टिकल जो है को 23, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर आप देखें कि ये जो मुश्तरका साजिश वाले, इसको हम कह लेते हैं कि यानी कि अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड, इस इतने ग्राउंड हैं कि जहाँ पर ये कहा जा सके कि ये दो या दो से ज़ायद अशख़ास ने मिलकर एक साजिश की है किसी जुर्म की, या कोई इन्होंने कोई रॉन्गफुल एक्ट करने की कोशिश की है, तो अब उसको साबित कैसे किया जाता है। अब देखें आर्टिकल 23 ये कहता है कि कोई भी ऐसा केस जहाँ पर इस तरह के ग्राउंड्स हों कि किसी ने जुर्म करने की साजिश की है, तो उस दौरान जो कहा गया, जो किया गया, या एक शख्स ने कहा और बाकी सब ने उस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, या उसमें से किसी एक शख्स ने जो है वो उसको मान लिया, एंटरटेन कर लिया, तो ऐसी एक शख्स की कार्रवाई बाकी तमाम शख्स के ख़िलाफ़ होगी। यानी कि अगर एक, ये आप यूँ समझें कि 10 लोगों ने मिलकर जुर्म किया, तो एक बंदा भी अगर पकड़ा गया और उसने सारी चीज़ों को साबित कर दिया कि जनाब ये चीज़ें हुई थी, तो उसका मतलब होगा कि बाकी सब लोग भी उसमें बराबर के हिस्सेदार थे, अगरचे किसी ने आगे बढ़कर कोई भी अमलन काम ना किया हो, या उनमें से हो सकता है बाकी लोगों को प्रॉपर इल्म भी ना हो। तो अब यही चीज़ आगे क्या होती है, इसकी एक मिसाल आपको इस तरह से दे देते हैं, जिस तरह से लिखा कि ए ने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की। अब वो किस तरह से साजिश करता है, यानी इस तरह से साजिश करता है कि जैसे बी ने जनाब यूरोप से असला ख़रीदा था साजिश के लिए, सी ने पेशावर में उसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे, डी ने कराची में उस गिरोह को जाके ज्वाइन किया जो ये साजिश करना चाहता था, और ई ने मुल्तान में उसके मकसद के लिए, यानी कि उस कार्रवाई को पूरा करने के लिए आर्टिकल लिखे या लेटर को लिखा, तो और ई को फिर बाद में जी के पास लाहौर में छोड़ा गया। अब हालांकि आप देखें तो ये सारे मुख्तलिफ़ लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं, एक ही साजिश के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, अगरचे हर बंदा अपनी अपनी जगह पर आज़ादाना ये काम कर रहा है और उसका आपस में कोई जोड़ तोड़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक ही सारी साजिश हो सकती है, क्योंकि वही सारा पीछे अगर फंडिंग या उसको जो है वो आगे हिस्सेदार है, तो ये साबित हो जाएगा कि ए जो है इसमें मुलव्विस है अपने मुल्क की साजिश के लिए, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जाकर उसी बंदे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो अब ये होता है जो है जिसे आप कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसी में ही आपकी कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखें यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट कितना रिलेट करता है कि इन सब का बाहमी मकसद एक है। तो इसलिए ये आर्टिकल 23 जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट से बहुत रिलेट करता है। यही वो सवाल होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हमें वो मुतलका आर्टिकल्स या सेक्शन याद नहीं होते। तो ये थी आज की 3 आर्टिकल्स। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने जो है वो ये सीरीज़ चलती रहेगी और आपको मज़ीद आर्टिकल्स की भी एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।